जो लोग अपना कोर्सेज नहीं लिए हैं आप लोग ले लीजिएगा, आज डेमो क्लासेस मिल रही है, कल से आपको डेमो क्लासेस नहीं मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करिए आज की सेशन। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे कोर्स 1 के अंदर। जो कोर्स 1 है आपका, इसमें अगर हम बात करें अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें अगर बाल अवस्था से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो बाल अवस्था के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए तथा इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अब यहाँ से कई क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। एक तो बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। या क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी में घुमाने का तरीका क्या होगा कि सीधे पूछेगा कि बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको घुमाने का तरीका थोड़ा सा वहां पे चेंज हो सकता है, वहां यानी कि लैंग्वेज आपको चेंज देखने को मिलेगा, बाकी आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखना है, वहां पे क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए तथा इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। या हो सके क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछते हैं कि बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसमें होने वाले प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा, ठीक है, जैसे पूछेगा वैसे ही आपको लिखना है। किसी से पूछ देगा कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण दीजिए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। या हो सके आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं, बाल अवस्था में होने वाले प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। या हो सकता है कि बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं, बाल अवस्था में प्रमुख विकासों का वर्णन करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले बात करेंगे बाल अवस्था के बारे में। देखिए समझिएगा, एग्जाम में लिखने का तरीका भी समझते चलेगा। एग्जाम में आपका बाल अवस्था से क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा, एक क्वेश्चन बाल अवस्था से रहेगा आपके एग्जाम में, ये बात तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि रहेगा बाल अवस्था से संबंधित क्वेश्चन। अब यह बाल अवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन होगा समझिएगा, सबसे पहले जो मेन पेज आपके होंगे ना, यानी कि जो आप आंसर लिखेंगे उसका जो फर्स्ट पेज होगा उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिएगा। ठीक है, उस पेज को क्या करना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि मेन पेज जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो भी कॉपी चेक करने वाले होते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पेज को ही अच्छे से पढ़ते हैं। और फर्स्ट पेज अगर आपने सही से लिख दिया है तो यकीन मानिए कि आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा आएगा, नंबरिंग भी आपको अच्छे तरीके से मिलेगी, जो भी नंबर होगा आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। तो फर्स्ट पेज पे आपको ध्यान देना है। समझिए, बात बता रहे हैं उसको समझिएगा। बाल अवस्था से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न पूछे, समझिएगा, बाल अवस्था से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न पूछे, चाहे आपका पूछे कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, या बाल अवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या बाल अवस्था में होने वाले परिवर्तन, तो कोई भी पूछे तो सबसे पहले आपको बाल अवस्था के बारे में बताना। 1 से 1.5 पेज आपका इसमें जो आंसर होगा वो कॉमन हो जाएगा, चाहे आपका क्वेश्चन कोई भी हो। क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछे, ऊपर का जो 1 से 1.5 पेज होगा वो आपके लिए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि बाल अवस्था का अर्थ और उसकी परिभाषा तो आप लिखेंगे ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आंसर लिखिएगा तो वहां पे प्रस्तावना डालिएगा। देखिए हो सके कि आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपसे सीधे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले किसी से, बाल अवस्था से क्या समझते हैं, तो उसको कम ही लाइन में लिखेंगे ना। और जिसे 10 नंबर 15 नंबर पूछेगा उसको थोड़ा सा ज्यादा डील करेंगे। ये बात तो आप समझते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना डालिएगा, जब आंसर लिखिएगा आप आंसर के रूप में यहाँ पे प्रस्तावना डालिएगा। ठीक है, प्रस्तावना आप डाल दीजिएगा और प्रस्तावना में क्या कीजिएगा, 1 पेज के आसपास, 1 पेज या 1.5 पेज, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका बाल अवस्था से संबंधित पूछे, आपको ये चीज डालना है, पहले ये चीज आपको हर क्वेश्चन के अंदर डालना है। क्वेश्चन आपका जो भी पूछे, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बाल अवस्था से क्या समझते हैं, इसमें होने वाले प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें भी यही लिखेंगे कि बाल अवस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय होता है, ऐसे लिखिएगा। आप यहाँ पे डाल दीजिएगा प्रस्तावना, और प्रस्तावना डालते वक्त यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा बाल अवस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय होता है। स्वर्णिम समय की बात करें तो सुनहरा समय होता है कहेंगे ना, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बालक का सर्वांगीण विकास कहने का मतलब कि उसके सभी पक्षों का विकास। सभी पक्ष क्या होंगे, चाहे उसका शारीरिक पक्ष हो, उसका मानसिक पक्ष हो, उसका संवेगात्मक पक्ष हो, ठीक है, या उसका सामाजिक पक्ष हो, उसके सभी पक्षों का विकास होता है। और शैशवावस्था के बाद 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को बाल अवस्था कहते हैं। आपको पता है कि जो इन्फेंसी स्टेज होता है जिसको शैशवावस्था बोलते हैं, तो जब शैशवावस्था खत्म होती है उसके बाद 6 से लेकर जो 12 वर्ष की अवस्था होती है उसे बाल अवस्था कहते हैं। बस लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि शैशवावस्था जो होती है वो 1 से लेकर 0 से लेकर 5 वर्ष तक होती है, और उसके बाद 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं, बाल अवस्था बोलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने, जो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस अवस्था को यानी कि बाल अवस्था को यानी मानव विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहा है, इसका अनोखा काल कहा है। और इस अवस्था को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि अगर बच्चे की विकास के नजरिए से देखेंगे, तो बच्चे की विकास के नजरिए से देखेंगे तो ये बहुत ही जटिल अवस्था मानी जाती है। बहुत ही जटिल मतलब बहुत ही कठिन अवस्था मानी जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि बालक के अंदर, बालक में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चाहे वह शारीरिक परिवर्तन हो गया, यानी उसके शरीर में चेंजिंग देखने को मिलेगा, देखिएगा उसका अचानक से हाइट बढ़ना, ठीक है ना, अचानक से उसका शरीर में चेंजिंग आना, ये सब इसमें होता है।
ठीक है, मानसिक परिवर्तन होता है, उसके दिमाग में भी चेंजिंग होती है, सामाजिक परिवर्तन होता है और नैतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नैतिक परिवर्तन भी उसमें आते हैं। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास क्या होता है, पहले 3 वर्षों में बहुत ही तेजी से बढ़ता है, यानी कि जो शुरुआती 3 वर्ष होते हैं, आपको पता है कि बाल अवस्था होता है 6 से लेकर 12 वर्ष, और 6 से लेकर 12 वर्ष जो होता है ये 2 भागों में होता है। जो शुरुआती 3 वर्ष होता है, यानी कि 6 से लेकर 9 वर्ष तक होता है, इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। और इससे बाद वाला जो बोलते हैं इसको बोलते हैं उत्तर, यानी उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 होता है, 9 से 12 को बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, 6 से 9 तक बोलते हैं उसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, और जो 9 से 12 की अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं। तो समझिएगा कि पूर्व बाल्यावस्था और जो होती है, ठीक है, यानी कि 3 वर्षों में तेजी से होता है इसमें, और उसके बाद 6 वर्षों में क्या होता है, धीमी से होता है। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, एक को बांटा है पूर्व बाल्यावस्था जो अभी बताए हैं, और एक को बांटा है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से लेकर 9 वर्ष की अवस्था है, इसको जो है पूर्व बाल्यावस्था माना गया है, और 9 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे क्या मानते हैं, उत्तर बाल्यावस्था माना गया है। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है उसमें बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही तेजी गति से होता है, उसके शरीर का जो विकास होता है ना वो काफी बहुत ही तेजी गति से होता है। जबकि 9 से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जो जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, इस अवस्था में बच्चे की विकास की गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है। उसकी विकास की गति क्या होती है, धीमी। देखिए विकास कभी भी रुकता नहीं है, विकास जो कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है, यह कभी रुकता नहीं है। भले इसकी विकास की गति जो होती है बच्चे की वह धीमी हो जाती है, लेकिन विकास जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है, विकास बच्चे का जो है कंटिन्यू होते रहता है। इसमें फ्राइड कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा इनके अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है, यानी कि इसमें बच्चे के ऊपर तनाव की जो स्थिति होती है वह समाप्त हो जाती है। और किसने कहा है, फ्राइड ने कहा, लिख देंगे। तथा बाहर की दुनिया को बच्चा क्या करता है, समझने लगता है। अब वह तनाव की स्थिति से जो है मुक्त हो जाता है, और वह बाहर की दुनिया को भी आप क्या करता है, वह समझने लगता है। और इस अवस्था में बालक में क्या होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार के आदतें का निर्माण होता है, उसके व्यवहारों में चेंजिंग देखने को मिलता है, बच्चे की जो इच्छाएं होती है वह जाहिर होती है, बच्चे के अंदर बहुत सारी इच्छाएं आ जाती है, बहुत सारी उसकी इच्छाएं आ जाती है बच्चे के अंदर, जो निर्माण होता है। और इसी में क्या बोलते हैं, बच्चे जो है समूह में खेलते हैं, यानी कि बच्चे जो है अपने घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ समूह में खेलना भाग लेते हैं, अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से। और इसी को बोलते हैं गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो है अपने गैंग में रहता है। होता है ना कि बच्चा जो है किसी गैंग में रहेगा, उसका हिस्सा बन जाएगा, उसका लीडर बन जाएगा उस गैंग का, ठीक है, समूह में। तो इसको इसलिए इससे बोलते हैं गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि बच्चे जो समूहों में रहना पसंद करता है, वह अपने समूह में इतना खो जाता है कि उसको खाने पीने का भी सुख नहीं होता है, खाने पीने तक का भी उसको सूट नहीं होता है। ठीक है, वह इतना समूह में खो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गैंग एज भी कहते हैं। और इसी अवस्था का दूसरा नाम क्या है, इसको गैंग एज भी कहता है। बाल अवस्था को दूसरा नाम से गैंग एज के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे का विकास जो होता है बहुत ही तेजी से होता है, बहुत ही तेजी गति से होता है। और इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है, उसकी जो रुचि है, जो इच्छा है, जो उसकी आदतें हैं, उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे, क्लियर। अब देखिए एक और चीज हमने आपको कहा कि क्वेश्चन कोई भी पूछते, बाल अवस्था से संबंधित क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ये क्वेश्चन फिक्स है कि रहेगा। बाल अवस्था से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन, देखिए एग्जामिनर क्या चाहेगा, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बना देता है, रहेगा बाल अवस्था, इसको घुमा के अलग से थोड़ा सा लैंग्वेज डाल देगा ताकि आप फंसे, लैंग्वेज थोड़ा सा इधर से उधर घुमा देगा ताकि फंसे, लेकिन आपको फंसने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हमने बताया उसको ध्यान रखिएगा। बस आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे बाल अवस्था से संबंधित, कुछ भी पूछे, सबसे पहले आपको बाल अवस्था के बारे में लिखना है, उसके प्रस्तावना को लिख देना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, बाल अवस्था से ही पूछेगा ना, हो सके कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा कल है पूछे, हो सके कि बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं पूछ दे, हो सके कि बाल अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक पूछ दे, हो सके कि बाल अवस्था में होने वाले विभिन्न आयाम पूछ दे, कुछ भी पूछ दे। आपको जो पहला पेज हमने बताया है इतना, आप इसको और भी पेज अपने लैंग्वेज से लिख सकते हैं, 1 से 1.5 पेज आप कोशिश कीजिएगा प्रस्तावना में डाल दें। क्योंकि अगर जहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे 16 नंबर का पूछा जाता है, जैसे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एलएम की बात करते हैं, जेपी की बात करते हैं, ठीक है, और भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न पूछता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा पेज में लिखना होता है, 5-6 पेज 7 पेज तक लिखना होता है। इसलिए जब शुरू में एक आध पेज यहाँ से लिखिएगा तभी आपके पेज वहाँ पे भरेंगे। बाकी जो पाठ्यपुस्तक है वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शॉर्ट पूछेगा सिर्फ कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, तो जितना है ना इतना ही पूछेगा, तो जितना हम बताएं उतना ही से काम आपका चल जाएगा पूरा लिख के। ठीक है, तो जैसे पूछेगा वैसे घुमा सकते हैं। तो बाल अवस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछे एग्जाम में, बस आपको क्या करना है, पहले इतना पेज तो कॉमन हो जाएगा आपका, इतना लिख ही देना है। सबसे पहले इतना प्रस्तावना लिख देना है, कोई भी क्वेश्चन पूछे बस प्रस्तावना लिख देना है। उसके बाद आप इसकी परिभाषा को डालिए, जैसे ही प्रस्तावना खत्म होती है तब आप इसकी परिभाषा को डालिए। परिभाषा आप 1 या 2 याद कर लीजिए कम से कम, ज्यादा नहीं, 2 भी याद होगा तो चलेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है, जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अलग अलग प्रकार से बाल अवस्था की परिभाषा को दिया है। उसमें नाम आता है ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन का। इसका नाम आता है ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन का नाम आता है। इन्होंने कहा था कि बाल अवस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण व मूल्य और आदर्शों का बहुत ही सीमा तक क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है,
इन्होंने कहा कि बाल अवस्था वो समय होता है जहाँ पे वस्तु जो व्यक्ति होते हैं, जो उनके आधारभूत जो दृष्टिकोण होते हैं, जो उनके मूल्य होते हैं, जो उनके आदर्श होते हैं, उसका बहुत सीमा तक क्या होता है, उसका निर्माण हो जाता है। इसमें कोले ने कहा था, कोले कौन है, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा था कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल अवस्था क्या है, जीवन का अनोखा काल है, ये भी लिख देंगे। रॉस ने कहा था कि बाल अवस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। देखिए बाल अवस्था को ही मिथ्या परिपक्वता की अवस्था बोलते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन अगर मान लीजिए है कि आपसे पूछ देगा कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसे कहते हैं, तो भाई बाल अवस्था का ही नाम है, बाल अवस्था को ही मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, बाल अवस्था को ही जीवन का अनोखा काल कहते हैं। तो अगर ये नहीं याद होगा, बस दो को कर लीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा कोले के अनुसार, ठीक है। कोल के अनुसार क्या हो जाएगा, बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है। ये तो याद रहेगा ना कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, ठीक है। कोल के अनुसार अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आपको मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं है याद एग्जाम में, तो क्या लिखेगा, ये तो याद रहेगा ना कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, उसमें से मिला के। अगर यहाँ पे नहीं कोले अनुसार नहीं याद है, रॉस याद है, जो याद है वैज्ञानिक लिख दीजिएगा, ठीक है। एग्जामिनर को ऐसा नहीं कि सब उसको चेक करने वाले को सारा चीज पता ही हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई डिफिनेशन डाल दीजिएगा, और जहाँ पे भी जब आप डिफिनेशन डालिएगा ना, किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम लिखिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे हाईलाइटर का यूज कीजिएगा। अगर आपके पास ब्लैक पेन हो सके तो आप ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, वहाँ पे एक ब्लैक पेन रखिएगा, जो मेन मेन पॉइंट है उसको आपको हाईलाइट करना है। जैसे आप क्या कीजिएगा, देखिए ये तरीका भी सीखते चले लिखने का तरीका। जैसे हमने क्या किया, बाल अवस्था प्रस्तावना डाल दिया, तो प्रस्तावना को भी आप थोड़ा सा प्रस्तावना ना भी डालेंगे, यहाँ पे ब्लैक से चाहे तो लिख सकते हैं, ब्लैक सिर्फ इतना दूर आप चाहे तो इसमें यूज कर सकते हैं। या हाईलाइटर अगर आप ले जा सकते हैं तो हाईलाइटर भी लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला आता है उसको हाईलाइट करने के लिए। अब समझिए इसके बाद बताते हैं कि बाल अवस्था परिभाषा। जब परिभाषा लिखेंगे तो इसको बीच में हेडिंग डालिएगा, और इसको भी हो सके तो थोड़ा सा ब्लैक पेन से लिखिएगा, ठीक है। अगर हाईलाइटर आपके पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा ऐसा होता है कि हाईलाइट कीजिएगा तो इस साइड से दूसरा पेज पर भी पड़ जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या कीजिए, यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, ब्लैक पेन। इससे होता क्या कि इससे हेडिंग पता चलता है, और पता भी चलता है कि चेक करने वाले जो कॉपी होते हैं उनको पता चलता है कि भाई बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं, समझ में है उनको, ठीक। एक अच्छा चीज होता है देखने में, तो अच्छा नंबर भी मिलता है। तो जैसे बाल अवस्था की परिभाषा लिख देंगे, इतना तो जानते लिख देंगे कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने आधार पर बाल अवस्था को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जो निम्नलिखित है। और फिर इसमें जैसे कोहली के अनुसार यहाँ पे क्या कीजिएगा, हाईलाइट करिए, यहाँ पे जैसे ब्लैक पेन यहाँ पे यूज कर लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज कर लीजिए, और उसके बाद जो लिखना है ब्लू पेन से अपने लिखिए इसको। बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, कोहली ने कहा है, और रॉस ने कहा कि बाल अवस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, इतना आप कॉमन रखिएगा। इसकी जो हम प्रस्तावना लिखवाए हैं और जो इसका डेफिनेशन बताए हैं, क्वेश्चन कुछ भी हो बाल अवस्था से संबंधित, उसमें इसको ऐड जरूर कीजिएगा प्रस्तावना के बाद, ठीक है। प्रस्तावना आपको डालना ही है, और उसके बाद इस दो डिफिनेशन को जरूर डालिएगा। डिफिनेशन क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको प्रस्तावना और डिफिनेशन डालना है, उसके बाद से मेन टॉपिक पे आना है। अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ देगा, उतना तो पूछ देगा, फिर पूछेगा कि बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं, तब आपको नीचे बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं दर्शा देना है। अब मान लीजिए यहाँ पे पूछ दे कि आपसे बाल अवस्था के विभिन्न आयाम, तो यहाँ पे विभिन्न आयाम लिख देना है। विभिन्न विकास पूछे तो विभिन्न विकास यहाँ पे लिख देना है विशेषता की जगह पे। या आपसे पूछे इसमें इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक लिख देना है। लेकिन जो लिखना है इससे ऊपर में जो लिखना है, ये सबके लिए कॉमन है। ये इसको मतलब आप याद कीजिए, रट्टा मारिए, जो भी हम तो समझा दिए अच्छे से, इसको आप इतना एक पेज डेढ़ पेज लिख ही लीजिए। हम जरूरी नहीं कि हम जो चीजें आपको समझाएं बाल अवस्था के बारे में वही चीजें लिखिए। आप अपने मन से अगर आप इसको 1.5 से 2 पेज भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि पेज आपको भरने होते हैं 5 से 6 पेज आपको लिखना पड़ेगा, तो इसमें से 1 से 1.5 पेज तो आप ऐसे ही लिखेंगे इसकी प्रस्तावना और इसके डिफिनेशन को। हर क्वेश्चन में कॉमन होगा, चाहे बाल अवस्था से क्वेश्चन कुछ भी पूछ के आए, ठीक है। अब उसके बाद जो आपसे पूछेगा कि बाल अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता, क्योंकि इसकी विशेषता भी पूछा है, तो अब चलते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत बच्चों में कुछ ना कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। हर अवस्था होगा, चाहे वह शैशवावस्था हो, चाहे वह किशोरावस्था, चाहे वह बाल्यावस्था हो, चाहे वह किशोरावस्था हो, चाहे वह प्रौढ़ावस्था हो, तो हर अवस्था में कोई भी अवस्था होती है, हर अवस्था के अंदर, हर स्टेज के अंदर बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता देखने को मिलती है, ठीक है। तो बाल अवस्था के दौरान होने वाले कुछ विशेषताएं जो है निम्नलिखित है। जैसे हर हर व्यक्ति व्यवस्था हर अवस्था के अंदर बच्चा अगर माँ के गर्भ में होता है तो उसमें क्या होता है, वह इन्फेंसी, वो क्या होता है, प्री नेटल स्टेज में। कहाँ पे, प्री नेटल स्टेज में, जिसको बोलते हैं भ्रूणावस्था। तो बच्चा जब भ्रूणावस्था में होता है, वहां पे भी उसमें चेंजिंग होता है, वहां पे भी उसकी विशेषताएं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो शैशवावस्था में होता है, तो शैशवावस्था की भी कुछ विशेषताएं होती है। बाल अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो बाल अवस्था की भी विशेषता होती है। यानी कि हर अवस्था की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है। तो बाल अवस्था की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उसमें देखिएगा कि पहला क्या होगा, विकास दर पर धीमी गति। देखिए विकास की दर, इसमें क्या होता है, पहला विशेषता क्या हो जाएगा, बच्चे में विकास की दर तो होगा, बच्चे का विकास होगा, लेकिन वह धीमी गति से होगा। बस अपने लेवल में समझिए। यानी कि बाल अवस्था की जो प्रमुख विशेषता है उसमें विशेषता में देखेंगे कि बच्चे का विकास तो होगा, लेकिन वह धीमी गति से होगा। विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास जो है आजीवन चलती है, कंटिन्यूअस चलती है। विकास कभी नहीं रुकेगा। देखिए वृद्धि क्या होता है, एक समय पे जाके रुक जाता है, ठीक है। ग्रोथ जो होता है एक समय पे जाके रुक जाता है, लेकिन आपका विकास जो होता है, ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है, यह आजीवन चलता रहता है। भले इसकी गति कभी धीमी कभी तेज हो सकती है, लेकिन यह विकास हमेशा चलता है, ठीक है।
जैसे हम वृद्धि की बात करते हैं, एक समय पे जाकर रुक जाता है, किसी का हाइट जो है एक समय जाके रुक जाता है किशोरावस्था के आसपास, तो वृद्धि हुआ, विकास आजीवन चलता है। तो विकास की दर धीमी हो सकती है लेकिन आजीवन चलती है, ठीक है। तो बाल अवस्था की अगर विशेषता की बात करें प्रमुख, उसमें आती है विकास की दर धीमी गति। तो बालक का विकास जहाँ शैशवावस्था में बहुत तेजी गति से होती है, यानी कि शैशवावस्था में क्या होता है बच्चे का विकास, तो शैशवावस्था के अंदर बच्चे का विकास जो है काफी तेजी गति से होता है, ठीक है। वहीं बाल अवस्था में इसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी विकास की गति रुक गई है, ठीक है। यहाँ पे उसकी विकास जो है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है। और विशेष रूप से देखिएगा तो लड़कों में यह क्या होती है, गति लड़कियों से ज्यादा धीमी होती है। इस समय लड़कियों का विकास थोड़ा तेजी गति से होता है, बल्कि लड़कों का विकास थोड़ा सा धीमी गति से होता है। और इस अवस्था में बच्चा प्रतिरोधक क्षमता का विशेष रूप से क्या करता है, विकसित कर लेता है। तो पहला पॉइंट जब इसकी विशेषता में आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, विकास की दर क्या होती है, इसकी धीमी गति होती है। विकास की दर क्या है, धीमी गति होती है। विकास होती है लेकिन वह धीमी गति से होती है, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि उसका विकास रुक ही जाए। तो लिखेंगे कि बालक का विकास जहां शैशवावस्था में, उसी को शैशवकाल बोलते हैं, विकास की गति काफी तेज होती है। शैशवावस्था में क्या होता है, विकास की गति तेज होती है इन्फेंसी स्टेज में, लेकिन वह बाल अवस्था जो चालू रहती है वहां पे आते होते उसकी विकास की गति काफी धीमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास जो है रुक गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि लड़कों की गति जो होती है लड़कियों की गति से धीमी होती है। और इस अवस्था में क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता का विशेष रूप से क्या होता है, विकसित कर लेता है, ठीक है। निरंतर विकास की गति क्या होती है, धीमी होती है। पहला पॉइंट लिखेंगे, विकास की गति क्या होती है, धीमी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, स्वतंत्रता की बात करते हैं। अब क्या है कि बाल अवस्था की जो विशेषता है वहां पे स्वतंत्रता मिलती है बच्चों को। शैशवावस्था में जहां हर काम बच्चा, ठीक है, हर वह काम जिससे एक बच्चा क्या करता है स्वयं नहीं कर सकता। देखिए शैशवावस्था क्या होता है, यानी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का समय होता है, 0 से 5 वर्ष लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है वह डिपेंड किसके ऊपर होता है, अपनी माता पिता के ऊपर होता है, अपनी फैमिली के ऊपर निर्भर होता है। क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि भाई उसे क्या करना है, बाहरी दुनिया क्या है, नहीं उसे पता नहीं होता है, इसलिए उसे स्वतंत्रता भी नहीं मिल पाती। लेकिन बाल अवस्था में बच्चा हर काम खुद से करता है, यानी कि खुद से करने की कोशिश करता है। तो शैशवावस्था में जहाँ बच्चा खुद से अपना काम नहीं कर सकता था, दूसरे पे ज्यादा निर्भर रहता था, चाहे वो माता पिता हो या उसके फैमिली के और भी मेंबर हो। लेकिन बाल अवस्था में ज्यादा बच्चा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा स्वयं से काम करना चाहता है, बच्चा जो है अब अपने से काम करना चाहता है। और बच्चे को हर जगह आजादी चाहिए, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहता है। पहले क्या था कि शैशवावस्था में देखिएगा तो बच्चे के माता पिता ज्यादा गाइडिंग करते, तो बच्चे को जो करते थे बच्चा बनता था। बच्चा उसमें कोई भी ऐसा नहीं था कि वो आजाद होना चाहता था, वो स्वतंत्र होना चाहता था। लेकिन बाल अवस्था में बच्चा खुद से काम करना चाहता है, वो स्वतंत्र होना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके ऊपर बाहरी दबाव आए। जैसे जैसे वह शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अनुभव प्राप्त करता है, वह उन अनुभवों के आधार पर समाज में अपने आप को दूसरों से तालमेल बिठाने और अपनी जान पहचान के लिए प्रयास करता है। और निसंदेह वह इस अवस्था में माँ बाप पर निर्भर रहना बच्चे को पसंद नहीं होता। इसमें क्या होता है कि बच्चा अभी नहीं चाहता कि हम अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहे। बच्चा चाहता है कि भाई हमें भी समाज के लोग जाने, ठीक है, हमें भी मान सम्मान दे, समाज के साथ उनको कैसे तालमेल बैठाना है अब वह समझ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि और वह चाहता है कि स्वतंत्रता मिले, वह नहीं कि उसके हर एक बात में उसके माता पिता उसका हस्तक्षेप करे, वह नहीं चाहता है। तो शैशवावस्था की जो विशेषता है, बस बाल अवस्था की विशेषता जो है वह स्वतंत्रता है, यानी कि बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे आप कि शैशवावस्था में जहाँ हर काम बच्चा खुद से करता था, एक बच्चा स्वयं से नहीं कर सकता था शैशवावस्था में, वहीं बाल अवस्था में क्या करता था, वह काम स्वयं से करना चाहता है और वह स्वतंत्र भी रहना चाहता है। बाल अवस्था में क्या करता है, वो बच्चा स्वतंत्र भी रहना चाहता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उसको अनुभव मिलता है समाज में, वो चाहता है कि समाज के लोगों के साथ तालमेल बैठाए और अपनी पहचान जो है समाज में बढ़ाए। और इसमें बच्चा जो है अपनी माता पिता के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है, वह केवल समाज की जो जरूरत है, जो उसकी जीवन से संबंधित जरूरत है, बस उसको पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें स्वतंत्रता के बारे में लिखेंगे। अगला पॉइंट आप लिखेंगे आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में। आगे क्या लिखेंगे, आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में। देखिए इस अवस्था में बालक संसार की कटु सच्चाइयों को धीरे धीरे स्वीकार करता है। अब क्या करता है बच्चा, अब ये चीज समझ लेता है कि भाई संसार में जो सच्चाई है, होता है कि कुछ चीजें है वो आपका होके ही रहेगा, तो जो सच्चाई है उसको बच्चा इसमें स्वीकार कर लेता है, ठीक है। वह स्वयं क्या करता है, यानी कि देखिए होता क्या कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, हम कहते हैं कि वो सपनों की दुनिया में होता है। उसे परियों की कहानी अगर सुनाई जाती है, जैसे अब आप लोग भी सुनेंगे, दादा दादी या फिर नाना नानी के पास अगर आप होंगे, हर कोई होता है उस समय, तो वहां पे आपको कहानियां सुनने को मिलती थी। अब तो खैर नहीं मिलता है, पहले के समय में होता था, वहां पे कहानियां सुनाई जाती थी। तो उसमें जो होती थी वह काल्पनिक चीजें होती थी, जैसे वो स्वप्न लोक तरह का होता था शैशवावस्था में। तो बाल अवस्था में क्या आता है बच्चे के अंदर, आदर्शवादी दृष्टिकोण आ जाता है, यानी कि जो संसार की जो सच्चाई है बच्चा अब धीरे धीरे उसको स्वीकार करने लगता है और वह अपने स्वयं के द्वारा रचे हुए स्वप्न लोक, कल्पना और परियों की दुनिया से निकलकर संसार की वास्तविकता से परिचित होता है। यानी कि उसको, जैसे अब देखिएगा शैशवावस्था में उसको बताया जाता है कि परी भी होती है, परी भी होती है, स्वप्न लोक भी होता है, ठीक है। लेकिन अब वह चीजें बच्चे के समझ में आ जाती है कि नहीं, परी ऐसा कोई चीज नहीं होता है, स्वप्न लोक ऐसा कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। अब उन चीजों के बारे में वास्तविकता उन्हें पता चल जाती है कि भाई रियलिटी में है क्या,
और हम जो जी रहे थे, हम लोग जो परियों की कहानी सुन रहे थे, वो स्वप्न लोक की बात है, ठीक है, वो कल्पनाओं से भरी है, वास्तविकता से यानी कि इस दुनिया में उसका कोई भी संबंध नहीं, कहीं पे आपको चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चा जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण विकसित कर लेता है और उन चीजों को धीरे धीरे वास्तविकता की नजर से देखने लगता है। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर भावनात्मक तथा स्थिरता तथा नियंत्रण। भावनात्मक, अब देखिए इस अवस्था में बालक क्या करता है, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना सीख जाता है। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी भावनाओं को धीरे धीरे नियंत्रण करना सीख जाता है। बच्चा क्या करता है, जो उसकी भावनाएं होती है उसको वह धीरे धीरे क्या करता है, सीख जाता है, नियंत्रण करना सीख जाता है। देखिए हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती है, तो जो विशेषता, जो बाल्यावस्था में विशेषता होती है बच्चे की, उसमें जो भावनात्मक स्थिरता होती है उस पर नियंत्रण करना सीख लेता है, ठीक है। और वह भावनात्मक रूप से क्या होता है, अब स्थिर हो जाता है। क्या होता है कि अपने कार्यों में शैशव काल के दौरान जहां भावनाओं को मुख्य स्थान देता था, वो बच्चा अब यहाँ पे अपनी बुद्धि को देता है। नहीं होता कि भावनाओं को दे दिया स्थापित, देखिए हमारी भावनाएं अलग है, तो उस समय शैशवावस्था में बच्चा छोटा है, अपनी भावनाओं को, अगर भाई चॉकलेट भी उसको मिलता है, होता है ना, अगर भाई बहन है, अगर चॉकलेट उसमें अगर बहन को ज्यादा मिल गया तो भाई रोने लगेगा, भाई को मिले तो बहन अपनी भावनात्मक रूप दिखाने लगेगा। लेकिन यहाँ पे वह उस पर कंट्रोल करना सीख जाता है, क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बाल अवस्था में बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, तो अपनी भावनाओं को वह कंट्रोल करना सीख लेता है, ठीक है। अब उसकी भावनाएं जो है स्थिर हो जाती है, ठीक है। और वो भावनाओं के बदले में अपनी बुद्धि को क्या करता है, ज्यादा महत्व देता है। जो उसकी बुद्धि होती है ना, उस बुद्धि को ज्यादा महत्व देता है, ठीक है। वह क्या करता है, अपनी बुद्धि को ज्यादा महत्व देता है। अब किसको, वह भावनात्मक रूपों को नहीं महत्व देता है, बल्कि अपनी बुद्धि को महत्व देता है। जो उसकी बुद्धि होती है उसको वह अधिक महत्व देता है। तो भावनात्मक स्थिरता तथा नियंत्रण की बात आती है इसमें। अगला पॉइंट की बात करें तो सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। देखिए इसमें क्या होता है, सामाजिक व्यवहार, बाल अवस्था की जो विशेषताएं हैं इसमें देखिएगा कि सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है, जो सामाजिक जो व्यवहार होता है, समाज में उसका जो व्यवहार होता है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और बच्चा क्या करता है कि वह दिन भर बिना काम का घूमेगा समाज में। देखिएगा ना इस अवस्था के बच्चे की, हम बाल अवस्था की अगर बात करें तो 6 से 12 वर्ष के अगर बच्चों को आप देखिएगा तो इसमें देखिएगा कि बच्चा बिना काम का समाज में घूमेगा, यानी सामाजिक व्यवहार में उसका चेंजिंग आता है। होता क्या है, वो बिना किसी काम का वो इधर उधर घूमता रहेगा, समाज में जो है इधर उधर अपना घूमता रहेगा, वो सारा दिन उद्देश्यहीन घूमता रहेगा बिना काम का। उसे अब समूह में खेलना पसंद आता है, उसे अब समूह में खेलना पसंद आता है, समूह में बैठना पसंद आता है, समूह में उठना पसंद आता है। अब वह अपने खिलौने तथा किसी अन्य चीजों के साथ नहीं खेलता है। शैशवावस्था में बच्चा छोटा होता है तो वहां पे खिलौनों से खेलता है। शैशवावस्था में बच्चा किससे खेलता है, तो खिलौने से खेलता है। यहाँ तक कि उसे अगर कोई खतरा भी है तो उससे भी पीछे नहीं हटता, समझिए। तो यह चीजें कहाँ शुरू हो जाती है, तो बच्चे की बाल अवस्था में शुरू हो जाती है। तो सामाजिक व्यवहार में उसकी परिवर्तन आ जाती है, उसके उसका जो समाज का बिहेवियर है उसमें बच्चे में चेंजिंग आ जाती है। चेंजिंग किस किस लिए आता है भाई, क्योंकि बच्चा अब यहाँ पे क्या करता है, वो पूरा दिन जो है बिना काम का इधर उधर घूमता रहता है। वो अपने समूह में अपने साथियों के साथ समूह में घुल जाएगा, खेल लेगा, एक टीम बना लेगा 10-15 लोगों का, वहीं पे दिन भर घूमेगा, बैठेगा वहीं पे घूमेगा, ठीक है, बिना काम का खेलते रहता है, ठीक है, बिना काम का उद्देश्य नहीं घूमता रहता है। अब वह छोटे बच्चों की तरह जो शैशवावस्था में होता था, खिलौने से नहीं खेलता है, ठीक है, और वो किसी चीजों से नहीं खेलता है, ठीक है, बल्कि वो समूह में खेलना शुरू करता है। और वो अपने समूह के प्रति वफादार भी होता है भाई। अगर उसके समूह के अपने साथियों को कुछ हो गया तो अपना जान खतरा में भी डालने से पीछे नहीं हटता है। तो उसकी विशेषताएं क्या हो जाएगी, उसकी विशेषताएं होगी सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। अगला हो जाएगा शब्द भंडार में वृद्धि। अब इसकी एक और विशेषता है कि बच्चे की जो शब्द भंडार है ना, देखिए शब्द भंडार की बात करें बच्चे की, तो छोटा जब बच्चा होता है, जब बच्चा 1 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में था, जिसको बोलते हैं शैशवावस्था। अगर बच्चा इस शैशवावस्था में था, और शैशवावस्था को क्या बोलते हैं, तो शैशवावस्था को बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। तो जो बच्चा शैशवावस्था में है, समझिएगा, तो उस समय उसके पास शब्द के भंडार कम होते हैं, क्योंकि उसके पास शब्द भंडार कम होते हैं तब, ठीक है। जैसे हम शब्द क्या बोलते हैं, वर्ड पावर बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कि हमको इंग्लिश बोलना है तो हमारे पास वर्ड पावर होना चाहिए। तो जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसके पास शब्द भंडार की कमी होती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज शब्द भंडार का नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे बाल अवस्था में क्या होता है, शब्द भंडार बच्चे में बढ़ता जाता है, उसका वृद्धि होता है, और बहुत सारे शब्द भंडार यहाँ पे स्टोर बच्चे के सामने हो जाता है। तो बाल अवस्था में बच्चों का शब्द भंडार क्या होता है, काफी तेजी से बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ता है कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अपना टाइपिंग अलग अलग सब खरीद लिया। उसके शब्द भंडार में कितने भी ऐसे शब्द होते हैं जिसका प्रयोग वह करता है, परंतु उसके अर्थ को रूप में समझता नहीं है। ये बहुत सारा ऐसा है शब्द जिसको वह समझ लेता है, बोल लेगा, लेकिन उसका अर्थ को नहीं समझ पाता है। लेकिन उसके शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। पहले छोटा बच्चा था तो उसके पास शब्द पाउंड कम थे, वर्ड पाउंड, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, तो शब्द पाउंड में वृद्धि हो जाती है। बच्चा शारीरिक क्रिया भी करता है। अब शारीरिक क्रिया कैसे, तो बाल्य अवस्था में बच्चा क्या करता है, शारीरिक क्रिया के प्रति क्या होता है, ज्यादातर उसका रुझान देखने को मिलता है। वो हर काम को स्वयं से करके सीखना चाहता है। मतलब अब नहीं, अब बच्चा ये नहीं कि चुपचाप बैठ के देखना पसंद नहीं करेगा, बच्चा ये नहीं कि बच्चा चुपचाप देख के बैठ के और देखना पसंद नहीं करेगा, अब वो हर काम में शामिल होना चाहता है।
यानी अपने शरीर से वह क्रियाएं करना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है शरीर से, इसलिए हर काम में क्या करता है, वह कुछ ना कुछ करना चाहता है, सीखना चाहता है। तो बाल अवस्था में शारीरिक क्रिया के प्रति बच्चे क्या होते हैं, ज्यादातर उनका रुझान होता है और वह हर काम को खुद से स्वयं से करना देखना चाहता है, सीखना चाहता है, और वह चुपचाप बैठ के रहना पसंद नहीं करता है, हर काम को स्वयं से करना चाहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे ज्ञान इंद्रियों का संपूर्ण विकास। अब बच्चे की जो ज्ञान इंद्रिया क्या है, बोलते ना आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो इस अवस्था में, बाल अवस्था में जो बच्चे की जो ज्ञान इंद्रिया है, चाहे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा की बात करें, बच्चा अब उन चीजों को मतलब सफलतापूर्वक प्रयोग करना सीख जाता है, सीख जाता है। लेकिन उसकी आवाज में जो परिवर्तन होता है 19 वर्ष तक की आयु तक रहता है। यानी कि जो उसकी आवाज में जो परिवर्तन होता है ना, देखिएगा कि एक छोटे बच्चे की आवाज देखिएगा, उसमें धीरे धीरे आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। छोटा बच्चा है शिशु अवस्था में तो उसकी आवाज अलग होगी, धीरे धीरे बाल अवस्था में जाएगा तो अलग होगी, किशोरावस्था में जाएगा तो अलग होगी। यानी कि 19 वर्ष तक की आयु में बच्चे की आवाज में चेंजिंग होती रहती है। उसके बाद धीरे धीरे मतलब चेंजिंग आना कम हो जाती है। तो ज्ञान इंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हुआ, इसका वह सही से प्रयोग करना सीख लेता है भाई कि आंख का काम क्या है, कान का काम क्या है, नाक का काम क्या है, जीभ का काम क्या है, त्वचा का काम क्या है। बच्चा अब इन चीजों को सीख लेता है। तो ज्ञान इंद्रियों का उनका पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, कि आंख का पूरा विकास हो जाता है, कान, नाक, जीभ, त्वचा का, और उसको प्रयोग करना भी बच्चा सीख लेता है। लेकिन उसकी आवाज में जो बदलाव होती है, जो उसकी आवाज होती है उसमें बदलाव जो होती है वो 19 वर्ष की आयु तक होती है। बच्चा जब किशोरावस्था को पार करता है, किशोरावस्था 18 वर्ष तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ की तरह, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 10 से लेकर 19 वर्ष तक चलती है, तो 19 वर्ष तक समाप्त हो जाता है। तो उसमें बच्चों का क्या होता है, ज्ञान इंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, और बच्चे की जो ज्ञान इंद्रिया है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसका कहाँ उपयोग करना है, इसको सीख लेता है। जैसे जैसे बालिकाएं बड़ी होती है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है, वैसे बालकों की आवाज भारी होती है। जैसे जैसे बालिकाएं, जो लड़कियां जो है जब बड़ी होती है ना, लड़कियां धीरे धीरे बड़ी होती है, ठीक है, और बालकों की आवाज क्या होती है, भारी होती है। यानी कि जैसे जैसे बालिकाएं बड़ी हो जाती है और उनकी आवाज जो है कितनी मिठास होती है उनकी आवाज में, ठीक है, बहुत ही अच्छी होती है, तत्व के कारण होती है। लेकिन लड़कों का आवाज जो है थोड़ा सा भारी हो जाता है, ठीक है, आवाज भारी और रोबीली हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ज्ञान इंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। अगली विशेषता जो है वह तार्किक क्षमता का विकास। तार्किक क्षमता का मतलब जैसे होता है कि किसी से तर्क वितर्क करना। आप जो सवाल कीजिएगा, नहीं, अब उस सवाल को नहीं, आप कहिएगा कि इसको कहिए कि अगर गाय को कहिएगा कि नहीं इसको कहो गधा है, नहीं कहेगा भाई। आप उसको सिखा दे सस्वस्था में, और सस्वस्था में बोल रहा है कि गाय को बोलिएगा कि गधा है, तो बोल देगा, क्योंकि उसको समझ नहीं है उसमें, उसके अंदर वह क्षमता नहीं है। तार्किक क्षमता करने का विकास उस समय नहीं संभव होगा। सस्वस्था में बोल देगा बच्चा है, लेकिन इसमें उससे तार्किक क्षमता भी आ जाती है। आप वो आपसे तर्क वितर्क करने की शक्ति भी आप उसके पास आ जाती है, बढ़ जाती है। वो हर बात पर ये नहीं पूछेगा कि क्यों हुआ है, वो हर बात को क्यों, कैसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इन प्रश्नों के साथ जानना और समझना चाहता है। अब ये नहीं कि भाई ये पेन है तो पेन ही क्यों है, अब उसके बाद बताइए कि आखिर यह पेन ही क्यों है, उसकी समझ को बताइए। तो बच्चे में तर्क करने की क्षमता यहाँ पे विकसित हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चा सही और गलत की पहचान भी कर लेता है। सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज की भी पहचान कर लेता है बच्चा। बच्चे के लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है, इन सभी बातों का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। अब यह केवल बच्चा उन्हीं कामों को लग करता है, ठीक है, जो उसे सही लगता है। अब उसे लगता है कि जो काम गलत है, भले ही समाज की नजर में जो काम गलत है, लेकिन बच्चे की नजर में जो काम सही है वो सही करेगा, और बच्चे की नजर में जो काम गलत है वो गलत ही करेगा। तो बच्चा अब सही और गलत की पहचान भी कर लेता है। तो इस अवस्था में बच्चे का सही क्या है, ठीक, बच्चे के लिए, और उसका गलत क्या है, इन सभी बातों का वह ज्ञान हो जाता है उसके पास, और वह केवल उन्हीं कामों को करता है जो उसे सही लगते हैं। ठीक है, तो इसकी ये भी विशेषता है कि सही और गलत की पहचान उसकी हो जाती है। अगली की खोज तथा भ्रमण विधि। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये नहीं कि हम 2-4 लाइन लिखे हुए हैं इस पॉइंट में, तो आप 2 ही 4 पॉइंट लिखिएगा। आप इसको हाफ पेज भी लिख सकते हैं ना, हम तो सिर्फ आपको बता ही रहे हैं, बाकी लिखना तो आपको ही है। अब इसके बारे में सही गलत की पहचान है तो लिखिएगा कि बाल अवस्था में बच्चे का सही क्या है, गलत क्या है, इन सब बातों के ऊपर रुझान जो बढ़ जाता है उनका। ठीक है, बच्चे इन चीजों को समझने लगते हैं कि भाई उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, बच्चा उन्हीं कामों को करता है जो उससे सही लगता है। ठीक है, इसके बाद और भी पॉइंट लिख सकते हैं। फिर खोज और भ्रमण विधि के प्रति लगाव, जैसे खोज भ्रमण विधि के प्रति उनकी लगाव हो जाती है। ठीक है, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि होता है ना कि विद्यालय में से भागने तथा घूमने के प्रति बच्चे में 9 वर्ष तक होती है। ठीक है, और वह क्या होता है कि नए नए स्थानों को देखना चाहता है और अपने दोस्तों को बताना भी चाहता है। इसमें क्या होता है कि खोज एवं भ्रमण प्रति के विधि के प्रति लगाव होता है। बच्चे क्या करते हैं, चीजों को खोज करना चाहते हैं, और भ्रमण यानी कि घूमना चाहते हैं, उसके प्रति उनका लगाव हो जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक को घुमाना तथा खोज करना अत्यंत अच्छा लगता है। भाई बालक को अगर घुमाइएगा कहीं तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इस अवस्था में बच्चा को घुमाना भी चाहिए। तो बच्चे को भ्रमण और खोज प्रति के खोज माफ कीजिए खोज और भ्रमण प्रति के खोज और भ्रमण के प्रति लगा होता है। आगे काम की इच्छा, काम प्रवृत्ति, यानी कि बच्चे के अंदर काम शक्ति का अधिक विकास होता है। इसका विकास बहुत ही मुश्किल से होता है, लेकिन अधिक होता है। अगर होता भी है तो बाल अवस्था के, काम अवस्था की देखिए, काम अवस्था का मतलब क्या होता है, काम प्रवृत्ति की बात करें तो सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं।
सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, जो होता है क्या है, इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, यानी कि विपरीत लिंग को देख के बच्चा आकर्षित होता है। जैसे कहें कि अगर बच्चा मेल है, ठीक है, मेल है तो फीमेल को देख के अट्रैक्ट हो जाता है, नहीं कहते कि प्यार हो गया है, ठीक है, और फीमेल है तो मेल के प्रति, ठीक है, कि बच्चा को प्यार जो है यहीं से होता है। लेकिन यह बाल अवस्था से शुरू नहीं होता, हालांकि 12 वर्ष के आसपास की आयु में यह शुरू हो जाता है, यानी कि जब बाल अवस्था समाप्त होने वाला होता है तब यह शुरू हो जाता है। हालांकि पूर्ण रूप से जो शुरू होता है वो किशोरावस्था में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है, तो बच्चे में काम प्रवृत्ति का विकास हो जाता है उनके अंदर, यानी कि कह सकते हैं कि काम वासना होता है ना, काम वासना। जैसे लड़के जो है लड़कियों को देखे तो बस उन्हें प्यार भरी नजरों से देखना शुरू, लड़कियां हैं तो लड़कों को देखेंगे, यानी आकर्षक नहीं महसूस होता है, अट्रैक्शन हो गया, फर्स्ट टाइम में क्या हो गया, लव हो गया, होता है नहीं। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है, तो काम प्रवृत्ति का विकास इसमें हो जाता है, ठीक है, इस चीज में देखने को मिलता है। लेकिन यह पूरी रूप से जो होती है वो आपका बाल्यावस्था के बाद होती है। आगे बात करते हैं, जब इतना लिख लीजिएगा, देखिए जो नहीं कि हमने आपको 12 पॉइंट लिखा है इसकी विशेषता में, तो 12 पॉइंट लिखने चाहिए नहीं, आप कम ही लिखिए ना। देखिए आपको पेज भी बढ़ना है, और आपको हमने बहुत सारे पॉइंट दिए, आपको जो अच्छा लगे लिख लीजिए। यहाँ पे जैसे हमने कहा कि आप लिखिए विकास की दर धीमी गति होती है, बच्चे को स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, इसके अलावा आदर्शवादी दृष्टिकोण है, मान लीजिए भावनात्मक, इसको लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, सामाजिक परिवर्तन लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, सद्बंधन में वृद्धि लिख लीजिए, शारीरिक क्रियाएं कर लीजिए, ज्ञान इंद्रियों का संपूर्ण विकास कर लीजिए, ताकि जो इसमें 12 हमने बताया, इसमें से आप चाहे तो 5-7 भी लिख लीजिए। एक क्वेश्चन को हाफ पेज पे आप लिख लीजिएगा एक पॉइंट को, और जहां पॉइंट लिखिएगा वहां पे कम से कम ब्लैक पेन का यूज जरूर कीजिएगा, हर पॉइंट को ऐसे ही करके जैसे हमने लिखा है ऐसे जरूर लिखिएगा। अगर आप ये वाला पीला टाइप का हाईलाइटर भी आता है, देख लीजिएगा पहले, यहाँ पे घर पे आप लिख के पेपर पे उसको भी हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, खुद से देख लीजिएगा कि आगे वाला पेज आपका उसमें ऐसा तो नहीं है कि आगे वाला पेज पे भी आ जा रहा है। अगर यहाँ पे भी हाईलाइटर अगर सही है तो आप जाके वहां पे एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं इसी टाइप का हाईलाइटर, ठीक है। एक पीला टाइप का आता है जो बड़ा वाला, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, बड़ा वाला जो ज्यादा ये नहीं होता है, जो सूखा टाइप का होता है उसको ले सकते हैं। एक सूखा टाइप का आता है ना, उसको ऐसे हाईलाइट कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, पॉइंट पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा। और लास्ट में क्या लिखिएगा, निष्कर्ष, हर क्वेश्चन के अंदर निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, हर क्वेश्चन के अंदर निष्कर्ष आपको लिखना है, क्वेश्चन जो रहेगा उसी से नहीं होता है निष्कर्ष। जैसे आप सारांश के रूप में देखते हैं कि फिल्म का आप देखते हैं ट्रेलर क्या होता है, जो बात उसका निचोड़ होता है उसको डाला जाता है, तो निष्कर्ष क्या होगा कि उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल अवस्था क्या है, जीवन का अनोखा काल है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया था कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, तो जो पूछेगा उसमें पॉइंट लिखेंगे कि उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल अवस्था जीवन का अनोखा काल है, अर्थात बाल अवस्था के समय में बच्चे में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन्हें अभिभावक और शिक्षक आसानी से समझ नहीं सकते हैं। प्रत्येक अवस्था के अंदर बच्चों में कुछ न कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है, अतः बाल अवस्था के दौरान बच्चों में होने वाली गतिविधि जो संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं जो होती है निम्नलिखित है उसको दर्शाया गया है, लिख सकते हैं। तो लास्ट में निष्कर्ष जरूर डालना है आपके हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस तरीके से देना होगा, हालांकि हमने इस पेज के अंदर आप देखिएगा कि आपका 5 पेज में चला गया, जब आप लिखेंगे तो 6 से 7 पेज ही चला जाएगा, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे लिखना है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका जो है आपका यही पैटर्न होगा, इसी तरीके से। अगर यही क्वेश्चन अगर पूछ लीजिए एग्जाम में तो सारा का सारा पॉइंट जैसे हमने बताया वैसे आप लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि हमने 12 पॉइंट बताया तो 12 ही पॉइंट लिखिए, अरे कम भी 5-6 पॉइंट ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, नहीं आता तो अपने मन से ही लिख दीजिए, लेकिन पॉइंट जरूर बनाइएगा। अब ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखिए कि बाल अवस्था का जीवन का अनोखा काल है, इसको कर लिए और यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर दिए, सीधे यहाँ पे लिख दिए कि आंसर, यहाँ पे आंसर लिख दिए और इसके बाद क्या कर दिए, यहाँ पे आंसर लिखने के बाद सीधे बस कुछ नहीं, यहाँ पे पॉइंट वगैरह कुछ नहीं दिए, परिभाषा बीच में लिखना है तो लिख दिए, ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं किए और सीधे क्या किया, आगे विकास की दर धीमी गति, इसको पॉइंट में नहीं दिया अपना, ये सबको पॉइंट नहीं दिए, ये सब नहीं दिए, सीधे आपने लिखते चले गए, लिखते चले गए सबको बिना पॉइंट के लिखते चले गए, वैसे बच्चों का नंबर कट जाता है। यहाँ पे पॉइंट है, जैसे पॉइंट हमने दिया है, ये सब पॉइंट नहीं दिया तो वैसे लोग का नंबर जो है कटता चला जाता है, सीधे ऐसे लिख देते हैं बस हो गया, नहीं आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना है और लास्ट में आपको निष्कर्ष भी लिखना है, हर क्वेश्चन के अंदर आपका निष्कर्ष होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका परफेक्ट लिखने का तरीका हुआ, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होगा। आप पॉइंट कम ही लिखिए क्यों नहीं, आप पॉइंट अपने मन से लिखिए, इधर का उधर पॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका आपको सबसे पहले प्रस्तावना डालिए, ठीक है, आंसर लिखने से अच्छा प्रस्तावना डालिए प्रश्न का और उसके बाद लिखिए। और हमने कहा कि जो कॉमन होगा बाल अवस्था से संबंधित क्वेश्चन तो आएगा ही, तो उसको आप कम से कम एक पेज बाल अवस्था की जो प्रस्तावना है और जो उसके परिभाषा है उसको तो आप बस लिख ही लीजिए, समझ ही लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन पूछे उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे आज हमने बता दिया, अब कल आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको इसको, या अभी भी चाहे तो आप इसको एक बार से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ तो आपका अपलोड ही हो जाएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और आप अपने मन से इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब 12 पॉइंट में लिखिए, 5 ही पॉइंट में लिखिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 से 6 पेज तक लिखिए, दोनों साइड मिला के कॉपी का 5 से 6 पेज तक लिखिए, अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए। आप सपोज कीजिए कि मानिए कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है, आएगा भी तो यही क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर भी आप लिखिए अपने मन से, आधे घंटे मुश्किल से समय लगेगा, आधे घंटे 35 मिनट उतना समय दीजिए, अब 5 पेज 6 पेज आप लिखिए, यहीं से प्रैक्टिस बनाइए, शुरू कीजिए, जो प्रैक्टिस बना के चलेंगे आसानी के साथ लिखेंगे। बाल अवस्था से संबंधित क्वेश्चन फिक्स आपके एग्जाम में आएगा और कुछ भी आएगा तो प्रस्तावना और डिफिनेशन तो लिखेंगे, बाद में आपका अगर विशेषता पूछ दिया तो विशेषता बता दीजिए, अनोखा काल पूछ दिया है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, अगर इसका शारीरिक विकास पूछ दिया तो वो बताइए, इसका प्रभावित करने वाले कारक पूछ दिया तो बताइए, प्रमुख विकास पूछ दिया तो उसको भी बताइए, कुछ भी पूछ दे, बाकी ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा ना, तो प्रस्तावना और डिफिनेशन जरूर करिएगा।
अब जिसके मन में कोई सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है उसको तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया।